बच्चों, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको आलोक धनवा द्वारा लिखित पतंग कविता का भाव समझाया था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है उससे आगे की पंक्तियों का मैं भाव आपको बता रही हूँ। पंक्तियाँ ये हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ठीक है, तो छतों के खतरनाक किनारों तक कि बच्चे हैं छत पर पतंग उड़ाते हैं। आप देखते हैं ना, अक्सर छत पर ही पतंग उड़ाई जाती है। इस समय तो आसपास आपके और भी पतंगें उड़ रही होंगी। तो बच्चे क्या है, पतंग उड़ाने में इतना खो जाते हैं, उनका लक्ष्य केवल क्या है, पतंग ही रह जाता है। तो इसलिए वो छतों के एकदम एक ऐसे किनारों तक पहुंच जाते हैं जो कि क्या है, खतरनाक मतलब घातक होते हैं उनके लिए, और जहाँ पर उनका क्या है, गिरने का डर रहता है। परंतु इतने किनारे पर पहुंचकर भी वो स्वयं को संभाल लेते हैं। इसका कारण क्या है कि उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, कि वो गिरते नहीं हैं। वहाँ इतने किनारे पहुंचकर भी स्वयं को संभाल लेते हैं। तो उनके रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित मीन्स होता है बहुत अधिक। व्यक्ति जब खुश हो जाता है तो उसके रोए खड़े हो जाते हैं खुशी से, और या बहुत अधिक दुखी हो जाता है तो भी क्या है, उसके रोए हैं क्या है, जो आपके हाथों में हैं, जो आपके हैं, ये रोए क्या है, खड़े हो जाते हैं। तो बहुत अधिक खुश में भी व्यक्ति रोमांचित हो जाता है और बहुत अधिक दुख में भी उसके रोए खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे रोमांचित यानी कि बहुत अधिक खुशी से बच्चे बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। शरीर का संगीत, और उनके शरीर से एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का संगीत निकलता है जो उन्हें क्या है, सहारा देता है और उन्हें क्या है, गिरने से बचाता है। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ कि बच्चे हैं जब पतंग उड़ाते हुए छत के ऐसे घातक किनारों तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें क्या है, गिरने का भय रहता है, जो कि क्या है, जहां वो किनारे पर थोड़ा सा भी अगर उनके अंदर चूक जाएंगे तो क्या है, नीचे गिर जाएंगे, परंतु फिर भी नहीं गिरते हैं। तो उसका कारण क्या है कि उस समय गिरने से बचाता है, कि उस समय क्या है, इतने अधिक खुश रहते हैं बच्चे। उनका एकमात्र लक्ष्य क्या, पतंग रहता है। तो रोमांचित शरीर का संगीत यानी बहुत अधिक खुशी से भरे हुए उनके शरीर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो उत्साह होता है, वो क्या है, उन्हें क्या है, गिरने से बचाता है। इसका कारण क्या है, पतंग उड़ाने की खुशी है, पतंग उड़ाने का उत्साह है, पतंग उड़ाने का जोश है, जो कि उन्हें सकारात्मकता की ओर ले जाता है, जो उनके अंदर एक है ऊर्जा पैदा करता है, जो कि क्या है, उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो जैसे जैसे पतंग ऊपर उठती है, ठीक है, तो बच्चे भी क्या है, अपनी कल्पना में पतंगों के साथ साथ क्या, स्वयं भी उड़ते हैं। महज माने केवल एक धागा ही, जो कि क्या है, पतंग का सहारा होता है। पतंग क्या, एक धागे के सहारे उड़ती है। तो उसी तरह से क्या है, बच्चे हैं पतंग के साथ साथ क्या, स्वयं भी कल्पना की ऊंचाइयां में उड़ते हैं, और उन्हें धागा उन्हें क्या है, एक सहारा लगता है, जो कि क्या है, उन्हें गिरने से बचाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें उन्हें गिरने से बचाती हैं। ठीक है, पहला है कि जब वो एकदम किनारे पहुंच जाते हैं, ऐसे किनारे पर
जो कि बहुत अधिक घातक होते हैं, जहाँ गिरने का बहुत अधिक भय रहता है, परंतु फिर भी नहीं गिरते हैं। तो उन्हें गिरने से ऐसे पतंग उड़ाने की खुशी, पतंग उड़ाने का रोमांच, उनके अंदर शरीर में जो ऊर्जा पैदा होती है, जो उसमें है सकारात्मकता आती है, वो क्या है, उन्हें क्या है, गिरने से बचाती है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा है कि जैसे जैसे पतंग उड़ती है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। यानी कि बच्चे भी कल्पना लोक में उड़ान भरते हैं और है पतंगों की ऊंचाइयां क्या है, उन्हें रोके रहती हैं महज एक धागे के सहारे। तो जैसे पतंग एक धागे के सहारे उड़ती है, उसी तरह से क्या है, बच्चे भी को धागा ही एक सहारा होता है। बच्चों के लिए उनकी सकारात्मक ऊर्जा, उनका जोश ही एक सहारा होता है, जो कि क्या है, उन्हें रोक लेता है गिरने से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको बताई। तो इसके माध्यम से कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि जैसे पतंग इतना ऊंचे उड़ती है और धागा उसका सहारा होता है, उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं। परिवार वाले साथ नहीं देते, नाते रिश्तेदार साथ नहीं देते, मित्र साथ नहीं देते, तो कोई ना कोई धागा रूपी सहारा उसे क्या है, होता है, कोई ना कोई सहारा होता है। उसी के सहारे क्या है, व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी कि इसके माध्यम से कवि ने ये कहने का प्रयास किया कि अगर व्यक्ति के सारे सहारे छिन जाते हैं, कि मित्र साथ नहीं देते, माता पिता साथ नहीं देते, परिवार वाले साथ नहीं देते, रिश्तेदार साथ नहीं देते, तो एक धागा रूपी सहारा अर्थात एक छोटा सा भी सहारा क्या है, जीवन में आगे बढ़ने का पथ प्रदर्शन करता है। तो वो उसके अंदर सकारात्मकता और ऊर्जा पैदा करता है। तो जैसा कि इससे पहले वाली कविता में आपने हरिवंश राय बच्चन ने में पढ़ा हुआ था कि क्या है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विहलता है। कि अगर व्यक्ति को लगता है कि कोई उसको प्रोत्साहित करने वाला नहीं, कोई भी उसका सहारा नहीं, तो उसके पैर क्या अपने आप क्या है, धीमे हो जाते हैं और उसका हृदय क्या दुख से भर जाता है और वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो इसमें कवि ने उसका उल्टा बताने का प्रयास किया है कि है अगर व्यक्ति के जीवन में कोई भी प्रोत्साहित करने वाला नहीं है, कोई ना कोई ऐसा सहारा होगा, कोई ना कोई ऐसी है रोशनी की किरण होगी जो कि क्या है, आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगी, तो उसके साथ साथ आप क्या है, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पतंग इतनी ऊंचे उड़ती है और बच्चे हैं, बच्चों का धागा रूपी सहारा ही क्या है, उन्हें रोके रखता है गिरने से, और पतंगों के हैं अब वो भी क्या है, इतने ऊंचे पतंगों के साथ साथ कल्पना की उड़ान भरते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो जैसे जैसे पतंग ऊपर उठती है, वैसे वैसे बच्चे भी क्या है, रंध्रों मीन्स होता है कल्पनाओं। तो जैसे जैसे पतंग ऊपर उड़ती है, वैसे वैसे बच्चे भी अपने कल्पना लोक की में उड़ान भरते हैं। क्या, कल्पना की उड़ान भरते हैं। तो पतंगों के साथ साथ तो वो भी कल्पना यथार्थ से कटकर कल्पना की उड़ान भरते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। साथ साथ में आपका है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रंध्रों शब्द का अर्थ है कल्पना। ठीक, इतना समझ में आ गया ना बच्चों। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने
पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। ज़्यादातर तो क्या है, इतने खतरनाक किनारों तक है पहुंच करके नहीं गिरते हैं, क्योंकि क्या है, उनके जो शरीर से जो एक सकारात्मक ऊर्जा उनके है पतंग उड़ाने की खुशी, जो उनमें सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जो उत्साह पैदा होता है, वो क्या है, उन्हें क्या है, गिरने से बचाता है। ठीक है। परंतु कुछ ऐसे अपवाद होते हैं कि अगर कुछ बच्चे क्या है गिर जाते हैं, ठीक है, खतरनाक किनारों से, तो कुछ की तो मृत्यु हो जाती है, परंतु कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्या है बच जाते हैं, यानी गिरने के बाद क्या है ठीक हो जाते हैं। तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज को चुनौती देते हैं, यानी तब वो क्या है और भी निडर मीन्स होता है बिना डर के। ठीक है, तो वो और भी बिना डर के क्या है और साहस के साथ और उत्साह के साथ भर कर के क्या है पतंग उड़ाते हैं। डरते नहीं हैं कि एक बार हम गिर गए तो क्या है अब दोबारा हम फिर गिर जाएंगे, तो ये डर क्या है उनके अंदर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वो मानो कि क्या है सुनहले सूरज को, यानी इतना अधिक उनके अंदर उत्साह पैदा हो जाता है, इतना उनके अंदर है और जोश पैदा हो जाता है, इतना उनके अंदर क्या है जोश पैदा हो जाता है कि वो क्या है सूरज को भी चुनौती देते हैं, सूरज का भी सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बता रही हूँ कि ज़्यादातर बच्चे हैं पतंग का धागा उनका सहारा होता है, उनके खुश शरीर में से जो है पतंग उड़ाने की खुशी से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो संगीत निकलता है, वो उन्हें गिरने से बचाता है। परंतु कभी कभी वे क्या है गिर जाते हैं, तो है अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई और बच जाते हैं, तो वो फिर डरते नहीं कि एक बार गिर गए हैं तो अब दोबारा पतंग नहीं उड़ाएंगे, तब तो और भी निडर हो जाते हैं, तो उनको गिरने का भय और समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो सुनहले सूरज को भी चुनौती देने के लिए तैयार हों, सुनहले सूरज से भी प्रतिद्वंदिता करने के लिए, सुनहले सूरज से भी क्या है को भी टकराने के लिए तैयार। ठीक है, तो इसके माध्यम से कवि ने क्या कहा है, इसके माध्यम से कवि ने ये कहने का प्रयास किया है, इसके माध्यम से कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि अगर हम जीवन में हमें असफलता मिलती है तो असफलता तो हमें मिल ही गई है, अब हमारे पास क्या है असफलता का विकल्प समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो हमें मिल गई है। अब हमारे सामने क्या है सफलता का विकल्प है, तो हम अगर फिर वो अपनी हैं असफलताओं अपनी हैं से ना घबरा करके, अपने हैं आसपास की बाधाओं से ना घबरा करके सफलता के लिए प्रयास करें, तो हम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि असफलता तो हमें मिल गई है, अब हमारे लिए क्या सफलता का ही रास्ता खुला है। ठीक है, तो वो और भी निडर होकर के बिना डरे, क्योंकि एक बार गिर चुके हैं, उन्हें असफल गिरने का उन्होंने स्वाद चख लिया है, असफलता का स्वाद चख लिया, अब उनके पास क्या है सफलता है, यानी उनके पास क्या है उनका गिरने का भय समाप्त हो चुका है, आपको असफल होने का भय समाप्त हो चुका है, अब क्या है सफलता का ही समय है, तो अब वो क्या है और भी साहस के साथ है, मानो कि सुनहरे सूरज को भी चुनौती देते हुए, सूरज को भी क्या है से प्रतिद्वंदिता करते हुए और भी तेज़ी से पतंग उड़ाते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, तो वो चारों ओर गतिमान नहीं होते हैं, बल्कि पृथ्वी
और भी तेज़ी से घूमते हुए उनके चारों ओर आती है। उनके बेचैन यानी व्याकुल पैरों के चारों ओर घूमती हुई आती है, अर्थात वो अपनी कल्पना में पृथ्वी की चारों दिशाओं में घूम लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वे गतिमान नहीं होते, बल्कि क्या है, स्वयं पृथ्वी ही गतिमान होकर के उनके बेचैन पैरों के पास आती है। क्या बच्चों, तो समझ में आ गया ना? अब मैं इसमें से है आपको जो है अलंकार है वो बता दे रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद है आपको शिल्प सौंदर्य इसका बता दूँगी। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें विरोधाभास अलंकार, कभी गिरते हैं छतों किनारों से और बच जाते हैं। गिरना और बचना दो विरोधी बातें हैं, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। सुनहले सूरज, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो इतने अलंकार हैं। तब अब आप इसकी क्या है, शिल्प सौंदर्य लिख लीजिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप लिखिए, ठीक है। देखिए, पहला मैंने बताया कि शिल्प सौंदर्य में भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार है, ठीक है। तो भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, इन 5 चीज़ों को आपको मैं लिखा रही हूँ। यही शिल्प सौंदर्य होता है। और जो मैंने अर्थ बताया वो भाव सौंदर्य है, वो अर्थ है, उसी को भाव सौंदर्य भी कहा जाता है, ठीक। तो देखिए, भाषा, सरल, स्पष्ट, प्रवाहमयी। भाषा सरल, स्पष्ट, प्रवाहमयी, खड़ी बोली है। जिसमें संस्कृत शब्दों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। जिसमें संस्कृत शब्दों का भी सुंदर प्रयोग हुआ। फिर से मैं बोल रही हूँ, भाषा सरल, स्पष्ट, प्रवाहमयी, साहित्यिक खड़ी बोली है। जिसमें संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे रंध्रों, रोमांचित आदि। जैसे रंध्रों, रोमांचित आदि। दूसरा लिखिए, काव्यांश की शैली वर्णनात्मक है। काव्यांश की शैली वर्णनात्मक है। फिर अगला लिखिए, काव्यांश की शैली वर्णनात्मक है, जिसमें गेयता का गुण विद्यमान है। रस, काव्यांश का रस वात्सल्य है। काव्यांश का रस वात्सल्य है, क्योंकि इसे बच्चों से जोड़ा गया है। तो काव्यांश का रस क्या है, वात्सल्य है। काव्यांश का छंद मुक्त या मुक्तक है।
अलंकार मैंने आपको बता दिया है, तो अलंकार इस पंक्ति में यही है। ठीक है, तो आपने फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। काव्यांश की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रवाहमयी, साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे रोमांचित रंध्रों। काव्यांश की शैली वर्णनात्मक है, जिसमें गेयता का गुण विद्यमान है। फिर अगला है, काव्यांश का रस वात्सल्य है, क्योंकि इसे बच्चों के मन से जोड़ा गया है। फिर काव्यांश का छंद मुक्त या मुक्तक है, और अलंकार मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न उत्तर देख लीजिए। पहला प्रश्न है कविता में, सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका अपने शब्दों में वर्णन करें। ठीक है, इसे आपको करना है। तो प्रकृति का कवि ने है आपको वर्णन बताया है। ठीक है, कि भादों का महीना जो कि मूसलाधार वर्षा का महीना है, तो वो महीना क्या है, समाप्त हो चुका है और शरद ऋतु का आगमन हुआ है। ठीक है, तो शरद ऋतु में आसमान साफ हो जाता है, काले काले बादल हट जाते हैं और है इतना सफ़ेद आसमान स्वच्छ हो जाता है मानो कि सफ़ेद खरगोश की भांति हो, और है सूर्य की लालिमा ऐसी प्रतीत होती है मानो कि खरगोश की आँखों जैसा लाल सफ़ेद। फिर कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि चारों ओर वर्षा से वातावरण और पेड़ पौधे धुल जाते हैं, और ऐसा मालूम पड़ता है कि और उसमें जब शरद की धूप पड़ती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो कि क्या है, वो चारों ओर चमकीला वातावरण फैल गया हो, चमकीली आभा फैल गई। और शरद ऋतु 5 ऋतु चक्र रूपी पुलों को पार करते हुए, हेमंत, शिशिर, वर्षा, ग्रीष्म, इन 5 ऋतु चक्र रूपी पुलों को पार करते हुए आई है। तो ये है, और इसके साथ साथ पूरा वातावरण, आकाश एकदम मुलायम हो जाता है, चमकीला हो जाता है, पूरा वातावरण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चारों ओर क्या है, चमकीली आभा फैल रही है। इसीलिए कवि ने ये बिंब का प्रयोग किया कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हैं। तो इस तरह से क्या है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाते हुए शरद ऋतु का आगमन है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है, यही आपको लिखना है। आ रहा है ना? सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि ये है सबसे हल्की और रंगीन चीज़ और सबसे पतला कागज़ और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इन्हें बच्चों के बाल मन से जोड़ा है। जिस तरह से बच्चों का मन क्या होता है, हल्का यानी कि दुर्भावनाओं से रहित है, लोगों के प्रति प्रेम से भरा होता है, और बच्चे रंगीन यानी बच्चे रंग बिरंगी कल्पनाओं में हमेशा खोए रहते हैं, और बच्चों का मन बहुत अधिक कोमल होता है। उसी तरह से क्या पतंग भी क्या है, हल्के और रंगीन कागज़ से बनी होती है, और कागज़ क्या पतला होता है, और पतली कमानी यानी कि जो पतंग जिस कमानी से बनी होती है वो इतनी लचकदार होती है। तो उसी तरह से बच्चों का शरीर और
भी बहुत अधिक लचकदार होता है। छोटे से छोटे स्थान से निकाल लेते हैं, गिरने पर भी क्या उन्हें उतनी अधिक चोट नहीं लगती जितनी बड़ों को लगती है। समझ में आ गया ना? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को, सबसे हल्की रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इन्हें बच्चों के मन व शरीर से जोड़ा है। जैसे पतंग क्या है, हल्के और रंगीन कागज़ की बनी होती है, ठीक है। उसी तरह से बच्चों का मन सबसे हल्का और रंग बिरंगा और है रंग बिरंगा, ठीक है। सबसे पतला कागज़ जिस है पतंगी कागज़ सबसे पतला होता है, उसी तरह से बच्चे भी सबसे अधिक क्या है, उनका मन क्या है कोमल रहता है, सब प्रकार की दुर्भावनाओं से रहित रहता है। सबसे पतली कमानी, सबसे पतली बाँझ की खपच्ची जैसी कमानी से पतंग बनी रहती है। उसी तरह से बच्चों का शरीर भी बहुत अधिक लचकदार व कोमल होता है। इसीलिए क्या है, अगर वो कहीं से गिरते भी हैं तो उन्हें चोट नहीं लगती और छोटे से छोटे स्थान पर वो अपने शरीर को सिकोड़ करके निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे छोड़ दीजिएगा, बिंब स्पष्ट करें, ठीक है। तो ये इतना नहीं आता है। अब ये है जन्म से ही, इसके बाद वाला, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें, कपास से बच्चों का क्या संबंध है। तो बच्चे क्या है का शरीर क्या है, कपास की ही भांति होता है, ठीक है। कपास यानी रुई जिस तरह से कोमल होती है, उसी तरह से बच्चे भी बहुत अधिक कोमल होते हैं, ठीक है। तो है बच्चे कपास को किसी भी आकार प्रकार में है रुई को ढाला जा सकता है। उसी तरह से बच्चों के शरीर को भी है और मन को भी किसी भी आकार प्रकार में है बदला जा सकता है। बच्चे हैं रुई की भांति छोटे से छोटे जगह में स्वयं को सिकोड़ करके निकाल लेते हैं, गिरते हैं, गिरने पर रुई अगर नीचे गिर भी जाती है तो चोट नहीं लगती। इसी तरह बच्चों को भी चोट नहीं लगती क्योंकि वो कपास की भांति ही कोमल है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं रंध्रों के सहारे, ठीक है। बच्चों के उड़ान से कैसा संबंध बनता है, ठीक है। समझ में आ गया ना कि कपास वाला ये आपको करना है कि बच्चे पैदा ही होते ही रुई की भांति कोमल मुलायम होते हैं, कपास की भांति, ठीक है। इसलिए बच्चों की तुलना क्या कपास से की गई है। तो है जैसे है रुई को अगर गिर जाती है ज़मीन में तो भी उसका आकार प्रकार नहीं बदलता, उसी तरह बच्चे भी गिर जाते हैं तो उनका आकार प्रकार नहीं बदलता है। कपास रुई को है आप अपने हिसाब से चिपका सकते हैं, फुला सकते हैं, उसी तरह से बच्चे भी अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं, फुला लेते हैं और गिरने पर भी क्या है उन्हें उतनी अधिक चोट नहीं लगती क्योंकि वो उनका मन भी रुई की भांति कोमल होता है और शरीर भी। और फिर अगला है पांचवा, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं रंध्रों के साथ। तो जैसे जैसे पतंग ऊपर उड़ती है आसमान में, बच्चे भी अपनी कल्पना रूप में रंध्रों मीन्स होता है अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं। तो वे यथार्थ से कट करके रंग बिरंगी दुनिया में खो जाते हैं और उन कल्पनाओं और उमंगों से भर जाते हैं। और हाँ, पतंग के जैसे जैसे पतंग उड़ती है उनका बाल बन भी है उनकी ऊंचाइयों को छूना चाहता है, वहाँ तक पहुँचना चाहता है, ठीक है। इसलिए पतंगों के साथ साथ क्या बच्चों की भी क्या है उड़ते हैं। तो पतंग क्या है बच्चों की उमंगों का सपना है, तो वो भी बाद में इन्हें क्या यथार्थ के रूप में, इन्हें यथार्थ को क्या है रूप में लेते हैं, उन्हें परिवर्तित करते हैं, उन्हीं कल्पनाओं को, उन्हीं सपनों को। फिर से मैं बता दूँ कि जैसे जैसे पतंग ऊपर उड़ती है तो बच्चे भी कल्पना की ऊंचाइयों में उड़ते हैं, ठीक है। और है पतंगों के साथ साथ उनका
उमंग और उत्साह बढ़ता है। यथार्थ से कट करके वो कल्पना लोक में खो जाते हैं। वो स्वप्नों की दुनिया में, तितलियों की रंग बिरंगी दुनिया में विचरण करने लगते हैं। और यही स्वप्न और यही कल्पनाओं को बाद में वो क्या है, यथार्थ रूप देते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है, पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं रंगों के सहारे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर। कहा है, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों पे और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते। तो पहला है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। तो दिशाओं यानी बच्चे चारों दिशाओं में घूमते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो चारों दिशाओं में घूमते हैं, जो उनके पैरों की पदचाप होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो क्या है, वो पदचाप की जो आवाज़ होती है ऐसी प्रतीत होती है मानो कि मृदंग नामक वाद्य यंत्र बज रहा है। तो चारों दिशाओं में लगता है कि मृदंग नामक वाद्य यंत्र बज रहा है। ठीक है, समझ में कि बच्चे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में घूमते हैं और जो उनके पैरों की पदचाप होती है ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मृदंग नामक वाद्य यंत्र बज रहा हो। जब पतंग सामने हो तब दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। आपके स्थान पर बच्चे कर दीजिए, आपके शब्द के स्थान पर क्या बच्चों को छत कठोर लगती है। ठीक है, तो जब पतंग सामने होती है तो बच्चों को वो छत कठोर नहीं लगती है, बल्कि बच्चों को लगता है कि क्या छत उनके लिए क्या है, बहुत अधिक कोमल हो गई है, बहुत अधिक क्या है उनके लिए क्या है बहुत अधिक कोमल हो गई है। तो है, और ऐसा है जो छत है पत्थर की बनी होती है, वो उनके लिए क्या होती है, उनकी पैरों की कोमलता से क्या है, उनकी छत क्या है और अधिक कोमल हो जाती है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो बच्चों से इस परिस्थिति को ये जोड़ा गया है कि जब बच्चे हैं खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं तो उसके बाद उनको लगता है, उनकी गिरने का डर समाप्त हो जाता है और वो और निडर होकर के मानो सूरज को भी चुनौती देते हैं, सूरज को भी प्रतियोगिता करते हुए क्या है पतंग उड़ाते हैं। तो उसी तरह से जब जीवन में बहुत अधिक खतरनाक परिस्थितियाँ आती हैं तो है उनका सामना करने के बाद आपको है और सारी चुनौतियाँ क्या बहुत छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि आपने क्या है कठिन परिस्थिति का सामना कर लिया, कठिन बाधाओं का सामना कर लिया। अब दुनिया की क्या है छोटी जो और चुनौतियाँ हैं वो उसके सामने क्या बहुत कम है। इसी तरह से अगर हमें जीवन में असफलता प्राप्त हुई तो हम असफलता से, क्योंकि हमें प्राप्त हो गई है, इसलिए अब हमारे सामने क्या है सफलता का ही रास्ता है। ठीक है, तो ये आपके इतने प्रश्न हो गए हैं, इसमें से आपको इतने ही करने हैं, ज़्यादातर यही सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न अलग से आता है कि इसमें है प्रश्न आपको बता दें। प्रश्न है कि अलग से अक्सर आता है कि जो युवा वर्ग है वो किस तरह से पतंग उड़ाने वाले बच्चों से प्रेरणा ले सकता है। युवा वर्ग बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया है, युवा वर्ग किस तरह से पतंग उड़ाने वाले बच्चों से प्रेरणा ले सकता है। तो युवा वर्ग पतंग उड़ाने वाले बच्चों से प्रेरणा ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से पतंग बच्चों का एकमात्र लक्ष्य रहता है
उन्हें आसपास कुछ नहीं दिखता है। उसी तरह से युवाओं को भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और उसी के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए और आसपास क्या हो रहा है उस पर उनको चिंतन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब बच्चे गिर जाते हैं तो उसके बाद भी निडर हो जाते हैं, उन्हें गिरने का भय समाप्त हो जाता है और उसके साथ हैं और वो और अधिक निडर होकर के बिना भय के पतंग उड़ाते हैं। इसी तरह युवाओं को अब अगर असफलता मिल गई है तो उन्हें असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि और अधिक उत्साह और जोश से पतंग उड़ाने वाले बच्चों की भांति कठिन परिस्थितियों का सामना कर लेने के बाद क्या है, उन्हें दुनिया की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जैसे और असफलता मिल चुकी है, अब सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद है, अब आप गद्य खंड का अगला पार्ट है, मैं पढ़ाऊँगी बाधा दर्शन। तो आपको सर ने पढ़ा दिया है। ठीक है, बाधा दर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो उसके बाद वाला जो गद्य का जो पार्ट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको वही पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो अगला है आपका गद्य खंड में आपका धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है। ठीक है, और धर्मवीर भारती जो कि धर्मयुग के संपादक भी थे, ठीक है, उनका लिखा हुआ है। तो विज्ञान के महत्व को और उसके साथ साथ सहज विश्वास के महत्व को इसमें बताया गया है। तो बच्चों, आपने जो जो आपको पढ़ाया गया है आपको समझ में आ रहा होगा, जबकि आपको हरिवंश राय बच्चन का आत्मपरिचय आप 2 टीचर्स से पढ़ चुके हैं। धनंजय सर ने भी आपको पढ़ाया और मैंने भी आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, तो भाव सौंदर्य आपको सबका लिखना है। ठीक है, और शिल्प सौंदर्य मैंने लिखा दिया है। उसके बाद है पतंग कविता, मैंने आलोक धनवा द्वारा लिखित पतंग कविता आपको पढ़ाई है, उसका भी भावार्थ आपको लिखना है। और शिल्प सौंदर्य मैंने आपको लिखा दिया है। तो ये सब काम आपका पूर्ण होना चाहिए, ये सब काम आपका कर लेना चाहिए। जितने प्रश्न दिए हैं उन्हें आप करिए। अतिरिक्त दिया हुआ है, जो बीच में से दिए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो आते हैं वही दिए जा रहे हैं आपको, तो उन्हें भी क्या है आपको करना है, आपको लिखना है। और बच्चों, सबसे पहले ये है कि आपकी सभी चीज़ें हैं, जितनी भी और विषय हैं वो रोमन लिपि में रहते हैं, परंतु केवल हिंदी ही देवनागरी लिपि में रहती है। तो इसमें जब तक आप लिखेंगे नहीं अभ्यास, तो आपकी क्या है लिखने की का अभ्यास नहीं होगा, लिखने की आपकी क्या है स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ होंगी और आपको सोचने एक लाइन लिखने में क्या है बहुत समय लगेगा। तो ज़्यादातर बच्चों का इसी में छूट जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों का क्या है प्रश्न पत्र इसी में छूट जाता है, क्योंकि उनको आता हुआ भी लिखने का अभ्यास नहीं रहता है। तो आप जितना दिया जा रहा है उसे आप पूर्ण करिए, लिखिए और उसी हिसाब से क्या है आपका अभ्यास रहेगा। ठीक है, तो बच्चों अगला आपको अगला आपको बताया जाएगा। ठीक है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काले मेघा पानी।